नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु शेखर और आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज। हर खबर पैनी नजर। दोस्तों, एक से बढ़कर एक शख्सियतों से आपको हमेशा ही रूबरू कराया है, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे मनीषी हैं जो वाकई किसी परिचय के मोहताज नहीं है। श्री सुरेंद्र कुमार आरएसएस के स्वदेशी जागरण मंच का एक आयाम है। हमारा परिवार उसके राष्ट्रीय संगठक हैं। इनसे बात कर हम जानेंगे कि आखिर जो हमारा परिवार है उसके माध्यम से ये कैसे परिवार को संगठित करते हैं, कैसे कैडर तैयार करते हैं जो देश के हितों की रक्षा के लिए सर्वाधिक योगदान देने के लिए कृत संकल्पित रहता है। सबसे पहले सुरेंद्र कुमार जी, आपका युवा शक्ति के इस खास कार्यक्रम में स्वागत, वंदन। युवा शक्ति की टीम को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। मुझे ये कलकत्ता में आकर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के युग में भी प्रिंट मीडिया कैसे सरवाइव कर रहा है और युवा शक्ति जो नाम रखा गया है, बंगाल के युवाओं को एक सूत्र में पिरोने का जो सुंदर साहसिक कार्य आपने प्रारंभ किया है, निश्चित रूप से मैं एक बहुत अच्छा संदेश लेकर के दिल्ली लौटूंगा और इस युवा शक्ति समाचार पत्र के लिए और इस युवा शक्ति परिवार की टीम के लिए मेरी अनेक शुभकामनाएं। बिल्कुल, और मैं हमेशा ही कहता हूं कि युवा शक्ति के युवा खून में सपने सच्चे घोल रहा हूं। मैं सुधांशु शेखर बोल रहा हूं। बहरहाल, आरएसएस की जो परिकल्पना रही है, इसकी स्थापना काल से जो अभी तक का वर्तमान समय अगर देखें तो आप किस नजरिए से उसको देखते हैं, कैसे रेखांकित करेंगे उसको? देखिए, आज से लगभग 100 वर्ष पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन की स्थापना नागपुर में मोहिते का बाड़ा में पहली शाखा से ये प्रारंभ हुआ कार्य। डॉक्टर हेडगेवार, जिन्होंने कलकत्ता के नेशनल मेडिकल कॉलेज से यहाँ से डिग्री प्राप्त करने के बाद नागपुर लौट करके और वहाँ के समाज को ये बताया कि मैंने ये मेडिकल की पढ़ाई इसलिए नहीं की है कि मैं कोई क्लिनिक चलाऊंगा, कोई अस्पताल चलाऊंगा या विदेश जाकर के नौकरी करूंगा, पैसे कमाऊंगा। मैंने ये पढ़ाई इसलिए की है कि समाज पढ़े लिखे को सुनता है और अब मैं पढ़ लिख कर लौटा हूँ तो मैं समाज के बीच में जाऊंगा और जो मेरा भारत आज पराधीन है, मैं उसकी स्वाधीनता के लिए काम करते करते अपने इस भारत के मूल हिंदू समाज को संगठित करने का जो कार्य है उस पर भी मैं चिंतन कर रहा हूँ। और ये कार्य 1925 से 8 वर्ष पूर्व उन्होंने संकल्प लिया था और आज हम उसको 100 वर्ष का हो चुका कार्य के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। आज संघ अपनी शताब्दी मना रहा है और संघ का कार्य एक टाइम टेस्टेड टेक्नोलॉजी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। सारा देश नहीं, पूरा विश्व इस पर अध्ययन कर रहा है कि जहाँ पर कोई विवाद नहीं, कोई अधिकार नहीं, कर्तव्य की और दायित्व की बात करते हुए संगठन ने अपने 100 वर्षों को पूरा किया है। हम और पूरा देश निश्चित रूप से इस विषय पर अध्ययन कर रहा है कि आखिर ये कौन सा ऐसा तंत्र है, कौन सा ऐसा मंत्र है जिसके माध्यम से संगठन ने 100 वर्ष पूरे किए। बिल्कुल, आपने तंत्र और मंत्र की बात करी। जहां तक हमको पता है कि आरएसएस का कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है और कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोगों को संचालित किया जाता है और खर्चे कहां से आते हैं, ये भी है कि जो गुरु दक्षिणा के रूप में जो पैसे आते हैं वही खर्च किए जाते हैं। इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएं। संघ की कार्य पद्धति में कभी चंदा नहीं लिया जाता है, कोई दान नहीं लिया जाता है। संघ की कार्य पद्धति में संघ से जुड़े हुए स्वयंसेवक वर्ष में एक बार व्यास पूजा के अवसर पर अपनी नेक कमाई में से अपने एक
लिफाफे में अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार राशि रख कर के कलश में डालकर भगवा ध्वज के सामने प्रस्तुत होकर समर्पण करते हैं। संघ ने एक ये पद्धति विकसित की है कि संघ का स्वयं सेवक ही संघ को चलाएगा और उस पर हम पिछले 100 वर्षों से चलते आ रहे हैं। ये जो हमारा परिवार है जिसके आप संगठक हैं, उसकी क्या कार्य योजना रहती है और किस तरीके से आप लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं? हमारा परिवार अन्य अनेक संघ के आनुषंगिक संगठनों की सूची में एक छोटा सा आयाम है। हमारे लगभग 50 संगठन जो संघ परिवार के रूप में काम कर रहे हैं जीवन के विविध क्षेत्रों में, उनमें से एक स्वदेशी जागरण मंच की एक्टिविटी के रूप में कार्यकर्ता निर्माण का एक प्रयोग, जिसको हम समाज जागरण, समाज संगठन और व्यक्ति निर्माण के रूप में करते चल रहे हैं। 8.5 वर्ष पहले इसकी स्थापना दिल्ली के निकट एक गांव बहादुरगढ़ से लगा हुआ नूना माजरा, एक गांव जहां पर इस कार्य का पौधारोपण हुआ। दिल्ली से गए हुए 5 मित्रों ने मिलकर संगठन की प्रेरणा से वहां निर्णय लिया कि हम इस कार्य को पूरे देश में लेकर के जाएंगे, और वो आज निरंतर अपनी यात्रा करते हुए एक पौधे के रूप में हमारे सामने है और इसके हमने बहुत अच्छे परिणाम देखे हैं। उसी श्रृंखला में आज देश के 20 प्रांतों में हमारी 332 इकाइयां चल रही हैं और विदेश में भी जहां भारतवासी भारतवंशी के रूप में काउंट होते हैं, इंडियन डायस्पोरा के रूप में उनको जाना जाता है, उनके बीच में भी कड़ी का एक काम हमारा परिवार कर रहा है। बिल्कुल सुरेंद्र जी, आज जो देश में हालात हैं उसमें आरएसएस की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण आप समझते हैं? न केवल आरएसएस बल्कि उसके जो भी अनुषंगिक इकाई की बात आप कर रहे हैं, वो सभी को लेकर मेरा सवाल है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन है जिसमें व्यक्ति निर्माण पर बहुत बल दिया जाता है। एक मूवी भी आपने देखी होगी, मणिकर्णिका, जिसमें एक गीत आया है कि देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। उसी एक विचार को हम प्रारंभ से ही स्वीकार करते हुए चल रहे हैं कि आज मैं कर रहा हूं, कल कौन करेगा। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने जब 1925 में संघ के कार्य की नींव रखी, उसी समय से ही उनकी ये कल्पना थी कि मैं आज कर रहा हूं, कल कौन करेगा। उसी कार्य और उसी कालखंड से हम ये देखते आ रहे हैं कि व्यक्ति निर्माण के कार्य के कारण ही आज संघ को प्रचारक भी प्राप्त हो रहे हैं, गृहस्थी कार्यकर्ता भी प्राप्त हो रहे हैं, और संघ का कार्य आज देखिए पूरे भारतवर्ष में आज पहुंचा है। तो ये उसी व्यक्ति निर्माण की जो श्रृंखला है उसी में से निकल कर आया है और वो समय की कसौटी पर सही प्रमाणित हुआ है। बिल्कुल, आप पश्चिम बंगाल में हैं और संजोग से यहाँ 1-2 महीने बाद चुनाव भी होने वाले हैं। तो संघ से अमूमन लोगों के दिमाग में ये रहता है कि ये केवल हिंदूवादी लोगों की संस्था है, उसको किस तरीके से आप रिलेट करेंगे? इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम हिंदू शब्द से कोई ना तो दूरी बनाकर रखते हैं, ना इसको कोई छुपाते हैं, और ये डॉक्टर हेडगेवार के कार्यकाल से ही चला आ रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र रहा है और भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदू शब्द का अर्थ हम भारत को माँ कहने वाले समाज से जोड़कर देखते हैं कि जो भारत को माँ कहता है वो भारत की नदियों, भारत के पर्वतों, भारत के वैज्ञानिकों, भारत के महापुरुषों, भारत के संतों को सम्मान देने वाला होता है। तो भारत हमारी माँ है, मैं उसकी संतान हूँ। माता भूमि पुत्रो हम पृथव्या, ये
वेदों से लिया गया वाक्य है। और हम आज कलकत्ता में बंगाल की क्रांतिकारियों की, मैं कहूँगा कि ये फैक्ट्री रहा है, कारखाना रहा है, जहाँ पर देश ने देखा है कि जहाँ पर बाघा जतीन जैसे, प्रफुल्ल चाकी जैसे, रास बिहारी बोस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी अगर देश को प्राप्त हुए हैं तो इस बंगाल की धरती से आए हैं। मैं बंगाल की धरती को नमन करता हूँ। बंगाल की इस धरती पर डॉक्टर हेडगेवार ने क्रांतिकारियों से मिलकर के अपने देश में चलने वाली अनुशीलन समिति का सदस्य बनकर और भारत की स्वाधीनता के लिए अपने योगदान को यहाँ से प्रारंभ किया था। मुझे गर्व हो रहा है अपने बंगाल पर, जो कि भारत का एक अभिन्न अंग है, और मैं आज यहाँ से प्रेरणा लेकर के जाने वाला हूँ। बिल्कुल। तब कितनी वेदना होती है जब वंदे मातरम पर बवाल होता है। बहुत वेदना होती है कि संसार में कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर राष्ट्रगीत का सम्मान न किया जाता हो। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित आनंद मठ में उन्होंने आज से 150 वर्ष पहले लिखकर भारत के एक राष्ट्रगीत के रूप में प्रस्तुत किया, जिसको संस्कृत और बंगला में लिखा गया। आज हम देख रहे हैं कि भारत की सरकार ने आज राष्ट्रगान के पूर्व वंदे मातरम रूपी राष्ट्रगीत को अनिवार्य कर दिया है, और ये 6 स्टैंजाज में लिखा गया था। मैं स्वयं वंदे मातरम को यहाँ तक कि याद कर चुका हूँ, और ये देखने में आता है कि आज भारतवासियों को इसको याद करते, कंठस्थ करते उदाहरण बनने की आवश्यकता है कि ये कब लिखा गया और आज हम उसको गा रहे हैं। तो ये भारत का गौरव है, हमें इस पर गर्व है। हमें इस पर यही कहना है कि पूरे भारतवासियों को इसके कंठस्थ करने की आवश्यकता है, इसको अपने दैनिक जीवन में उतारने की आवश्यकता है। एक और सवाल ये है सुरेंद्र जी कि गौ हत्या को लेकर बहुत सारी कवायदें हुई, लेकिन अभी तक वो बंद नहीं हुई है। लोगों की ये मांग है, खासकर जो हिंदूवादी लोग हैं जो गौ को अपना माता समझते हैं, तो उन लोगों का ये तर्क है कि जब केंद्र में अब सरकार आ गई है, राम मंदिर बन गए हैं, तो गौ हत्या पूरी तरीके से प्रतिबंधित क्यों नहीं हो रही। देखिए, इसका उत्तर तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे अगर इस प्रश्न का उत्तर मांगा जाए तो वो अच्छे प्रकार से दे पाएंगे, क्योंकि हम एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के कार्यकर्ता हैं। तो हमें समाज के लाइक माइंडेड ऐसे वर्ग के अच्छे अच्छे भारतवासियों को जोड़ करके काम करने की आवश्यकता है, और उस पर हम काम भी कर रहे हैं। मैं आपको हरियाणा का एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जहाँ हिसार जिले के हिंदवाण गांव में चौधरी रणधीर सिंह जी ने सड़कों पर घूमने वाली गाय माता को पहले अपने घर पर 2 गाय ला करके बांधी, और फिर पूरे गांव के सामने अपनी झोली फैला दी कि हम किसान हैं, हमारे पास खेत हैं, हमारे पास चारा होता है। हम सड़कों पर घूमने वाली गायों को जैसे वृद्ध आश्रम में हमारे बुजुर्गों को रखा जाता है, और ऐसे ही गौशालाएं भी गौओं से भर चुकी हैं, तो क्या हम एक नया प्रयोग कर सकते हैं। उन्होंने अपने गांव में 1100 मकान हैं, उस गांव में आज 1100 गाय उन्होंने एक एक घर में एक एक गाय बंधवाई है, और आज पूरे देश में उसकी सुगंध जा रही है। पड़ोस के गांव से भी वहाँ के लोग निकल कर आ रहे हैं कि रणधीर सिंह जी हमारे गांव में भी आइए, हमारे गांव के भी ग्रामवासियों को प्रेरणा दीजिए। अब रणधीर सिंह जी ने अपना मिशन बनाया है कि हम सरकार के सामने झोली नहीं फैलाएंगे। तो सरकार से मांगे बिना उन्होंने
एक प्रयोग को इतना सफलतम बनाकर प्रस्तुत किया है कि आज आसपास के गांव के लोग भी सड़कों पर घूमने वाली गायों को अपने घर ला करके बांधने में लग गए। फिर भी महोदय, ये गौ हत्या पर आरएसएस का क्या स्टैंड है? आरएसएस हिंदू समाज का संगठन है। गाय हमारी माता है, भगवान कृष्ण गौपालक रहे हैं और हम ये मानकर चलते हैं कि गौ हत्या तो अपराध है, क्योंकि गाय को हिंदू समाज मां के रूप में स्वीकार करता है। हम किसी भी अवस्था में गौ हत्या को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम पूरे भारत में एक विचार प्रस्तुत करने का प्रयत्न वर्षों से करते आ रहे हैं कि गौ को हमने अपने मां के समान सम्मान देते हुए किसी भी रूप में गौ हत्या को ना स्वीकार करना है और जो करता है उसका विरोध करना है। और जहां शासन प्रशासन के सहयोग की आवश्यकता है उनका भी सहयोग लेना है, लेकिन हमारी प्राथमिकता सामाजिक स्तर पर बने हुए संगठनों के माध्यम से गौ रक्षा की रही है और वो हमारी चलती रहेगी। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने के लिए हर स्तर पर जीतोड़ प्रयास हो रहे हैं। आरएसएस और खासकर ये जो आपका हमारा परिवार, उसको 2047 तक कहां देखना चाहते हैं? देखिए, हम भारतवासी हैं, ये देश हमारा है। आज अगर हम संसार भर में देखते हैं तो 196 कंट्रीज हैं, जिसमें हिंदू समाज का अगर कोई देश है तो वास्तव में वो भारत है। पूरे विश्व भर में फैले हुए हिंदू समाज पर जब कष्ट आता है तो वो भारत की ओर देखता है, भारत उसको शरण देता है। तो हम सब अपने हिंदू समाज के लिए प्रतिबद्ध हैं। हिंदू धर्म यही है, सनातन धर्म भी यही है कि हम अपने हिंदू समाज की रक्षा भी करेंगे, उसका संगठन भी करेंगे और अपनी सनातन परंपराओं को पुनर्जीवित करते हुए अपने उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे जिस मार्ग पर हमारे महापुरुषों ने, हमारे देवी देवताओं ने हमको वसुधैव कुटुंबकम, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये सारा संदेश अगर विश्व हमें सुनेगा तो हमें देखेगा कि हमारे पास शक्ति कितनी है। इसलिए हम सर्वाधिक अगर अपनी शक्ति लगा रहे हैं तो व्यक्ति निर्माण पर कर रहे हैं और हिंदू समाज के संगठन पर कर रहे हैं, ताकि विश्व हमारी बात सुने तो हमारी बात में शक्ति का उनको एहसास हो, अनुभूति हो। जी, अभी आपने हिंदू समाज की रक्षा की बात करी, हिंदुओं की रक्षा की बात करी। अभी अभी बांग्लादेश में हिंदुओं की निर्ममता पूर्वक हत्या की गई। क्या सोचते हैं, क्या भारत सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए या एक हिंदू को क्या कदम उठाना चाहिए? बांग्लादेश में जो हुआ है वहां पर 1,35,00,000 हिंदू समाज आज भी रहता है और ये हमारी वहाँ हिंदू समाज की जनसंख्या निरंतर उसमें कमी आई है। हम जब बंगाल का विभाजन, यानी देखिए मैं मानता हूं कि 3 बार हुआ है। 1905 में हुआ है, 1947 में जब भारत स्वाधीन हुआ तो पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर जो आज के हैं ये पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, और तीसरा विभाजन 1971 में हुआ जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ। तो बांग्लादेश में क्योंकि जमायते इस्लामी और वहाँ की जो रेडिकल विधर्मी शक्तियां हैं उन्होंने हिंदू समाज की जनसंख्या को कम करने के लिए नए नए प्रयोग वहाँ पर किए, मतांतरण किया गया और वहाँ पर हिंदू समाज के ऊपर जो कष्ट आए उसमें हिंदू समाज की बहन बेटियों के साथ दुराचार हुआ। उन बेटियों को उठा करके हिंदू समाज से मुस्लिम समाज में कन्वर्ट किया गया। तो ये बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो,
ये दोनों देश हमारे पड़ोसी देश हैं, लेकिन निरंतर वहाँ पर जमायते इस्लामी के प्रयत्नों से हिंदू समाज की जनसंख्या में कमी आई है और हम इस बात पर चिंतित हैं कि हम अपने हिंदू समाज को शक्तिशाली बनाकर, भारत को शक्तिशाली बनाकर हम इन प्रयोगों से अपने हिंदू समाज की रक्षा कर सकते हैं। महोदय, यूजीसी के माध्यम से आपको क्या लगता है कि समाज को बांटने की कोई कोशिश हो रही है जिससे समाज कमजोर हो रहा है, राष्ट्र कमजोर हो रहा है? देखिए, यूजीसी का जो विषय है वो एक राजनीतिक विषय है। मैं उस पर बोलने के लिए बिल्कुल भी अधिकृत नहीं हूँ। ये सरकारी निर्णय है और सरकार के प्रतिनिधि या जिस पार्टी की सरकार है उसके प्रतिनिधि इसका उत्तर देने में सक्षम और समर्थ हैं और वो स्थान स्थान पर दे रहे हैं। मेरा निवेदन केवल इतना है कि समाज को तोड़ने का काम हम नहीं करते। हमने पूरे हिंदू समाज को जोड़ने का काम किया है। चुनाव आते हैं तो पीछे वो कितनी बड़ी घृणा और कितनी बड़ी दूरी छोड़ जाते हैं, फिर हम अपने काम में लग जाते हैं। हमारा लक्ष्य हिंदू समाज को जोड़ना, भारत को एक रखना और भारत के सम्मान उत्थान की बात करना, ये हमारे विषय रहते हैं। राजनीति किसी सीमा तक तोड़ती है और सामाजिक संगठन समाज को जोड़ते हैं। हमारा काम सामाजिक संगठनों के माध्यम से समाज को जोड़ने का है, वो हम कर रहे हैं, करते रहेंगे। अब आखिरी सवाल कि युवा शक्ति के माध्यम से आप देश के खासकर युवाओं को या देश के लोगों को जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे आप? भारत युवा देश है। 1.9 हमारा फर्टिलिटी रेट है, यानी एक मातृशक्ति आज 2 बच्चों को जन्म देती है। ये भारत का एक एवरेज नंबर है, जबकि इसकी तुलना में बाकी देशों में ये नंबर कम है। कहीं 1.5 है, कहीं 1.2 है, लेकिन इसमें भी हिंदू समाज ने भारत में जो बढ़ रही जनसंख्या है उसमें अपने योगदान की मात्रा को निरंतर बढ़ाया है, क्योंकि हिंदू समाज भारत के उत्थान सम्मान में विश्वास करता है और अन्य समाजों से भी आग्रह करता है कि आज भारत में डेमोग्राफी जो बदल रही है वो उसके पीछे एक बहुत बड़ा ये भी कारण है कि वहाँ पर हिंदू समाज निरंतर ये आग्रह करता आ रहा है कि हम वंदे मातरम भी बोलेंगे, भारत के सम्मान को भी बढ़ाएंगे और भारत के इस जनसंख्या नियंत्रण रूपी कार्य में भी अपनी आहुति डालेंगे। ऐसा हम पूरे भारत से आग्रह करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। खासकर युवाओं से क्या अपील रहेगी आप? देखिए, भारत युवा देश है। आज पूरे संसार का ये मानकर चलता हूं कि युवा देश भारत है, जहां पर आज विश्व भी प्रेरणा लेता है कि भारत से ही अमेरिका जैसे विकसित देश हों या यूरोपियन देश हों या ऑस्ट्रेलिया हों, बहुत बड़ी मात्रा में भारत से युवा शक्ति विदेश में जा कर के काम कर रही है और वहाँ से फॉरेक्स को ला करके भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में भी एक रोल प्ले कर रही है। हम उसको ब्रेन ड्रेन नहीं कहते हैं, ब्रेन गेन भी कहते हैं। तो युवा शक्ति किसी भी देश की एक स्पाइनल कॉर्ड होती है और आज भारत युवा देश के रूप में आज केवल भारत को ही नहीं, विश्व को युवा शक्ति भेज करके और उनके भी कार्य में कहीं ना कहीं योगदान दे रहा है। मुझे तो सबसे बड़ी प्रसन्नता युवा शक्ति रूपी आपके समाचार पत्र से हुई है और आप युवा मैराथन में जा रहे हैं। मुझे इसके लिए अनेकानेक शुभकामनाएं देने की इच्छा है और युवा शक्ति के माध्यम से ही देश में परिवर्तन आए हैं। निश्चित रूप से
आपकी इस भूमिका को मैं बहुत सिग्निफिकेंट मानता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके इस प्रयास से भारत की युवा शक्ति का जागरण होगा और बंगाल प्रांत में भी कहीं न कहीं देशभक्ति के विचार का प्रचार प्रसार बढ़ेगा और बंगाल का जो समाज है जिसने क्रांतिकारी दिए हैं और भविष्य में भी बंगाल इसी रूप में देश के दृश्य को बदलने में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, ये हैं श्री सुरेंद्र कुमार जी। इनका कहना है कि युवाओं के हाथों में एक अद्भुत शक्ति होती है और अगर युवाओं को ये शक्ति सही अर्थों में दे दिया जाए तो देश का भाग्य बदल सकता है, देश की तकदीर बदल सकती है। इनके तमाम जो इंटरव्यू का लब्बो लबाब अगर कहें तो ये यही कहना चाहते थे कि केवल ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, केवल ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म के साथ को हिलाना होगा और कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। आज दीजिए इजाजत, दूसरे दिन किसी और शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।